हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाले सेशन में हम एक्चुअल में डेटाबेस क्रिएट करेंगे हमारे एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट के अंदर। तो हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा कि डेटाबेस होता क्या है, देन एंड्रॉइड के अंदर जो इनबिल्ट एसक्यूएलआईटी आता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं और आपको क्या ऑप्शंस मिलते हैं एसक्यूएलआईटी डेटाबेस के अंदर। तो आज वाले सेशन में हम इसको एक्चुअल में क्रिएट करके देखेंगे, यानी कि हमको अगर इंटरनल डेटाबेस को यूज करना है अपने ऐप का, या हमको डेटाबेस को क्रिएट करना है रन टाइम के अंदर, तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज वाला जो सेशन है वो पूरा का पूरा बेस्ड रहेगा हमारे सिर्फ डेटाबेस क्रिएशन का। देन आगे आने वाले सेशन में हम पढ़ेंगे इंसर्ट क्वेरी, सेलेक्ट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, इन सब के बारे में। देन मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगा कि इनके ऊपर क्वेरीज कैसे आपको एग्जीक्यूट करनी है। तो सीधा चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर और एक नया प्रोजेक्ट मैं क्रिएट कर लेता हूं। तो यहाँ मैंने एक नया एंड्रॉइड स्टूडियो का प्रोजेक्ट ओपन कर दिया है। ठीक है, जो सिंपल आपका बाय डिफॉल्ट जो हेलो वर्ल्ड वाला जो प्रोजेक्ट होता है, वही मैंने एकदम बेसिक प्रोजेक्ट खोला है, ताकि आपको स्क्रैच से पता चले सारी चीजें। आपको डेटाबेस जहां पे भी इंटीग्रेट करना है, आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर अपना काम करेंगे या अपना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है कि हमको क्या-क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो यहाँ पे आपको एक क्लास बनानी, जहाँ पे अपन सारा डेटाबेस से रिलेटेड कोड करेंगे। दैट मीन्स सारा कोड मतलब कि जहाँ पे मैं डेटाबेस क्रिएट करूँगा, डेटाबेस को ओपन करूँगा, डेटाबेस क्लोज़ करूँगा, डेटाबेस से डेटा फेच करूँगा, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करूँगा, अपडेट करूँगा, डिलीट करूँगा। जितने भी ऑपरेशंस मैं डेटाबेस पे परफॉर्म करना चाहता हूँ, मैं उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर करूँगा। उसका रीज़न ये है कि हमको मल्टीपल स्क्रीन से हमारे डेटा का एक्सेस चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको एक स्क्रीन से मतलब एक एक्टिविटी से डेटा चाहिए, आगे चल के आपको कोई दूसरी एक्टिविटी से भी डेटा अगर फेच करना है, तो अगर हमने उसके लिए कॉमन क्लास बना रखी है, तो हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को उस पर्टिकुलर क्लास से कॉल करने के लिए। नहीं तो क्या होगा, अगर मैं एक एक्टिविटी के अंदर ही डेटाबेस का काम करता हूँ, तो क्या होगा, दूसरी एक्टिविटी में फिर से मेरे को वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ेंगे, जो कि आपको क्या हो जाएगा, रिडंडेंट हो जाएगा। तो इसलिए हम एक सेपरेट जावा फाइल बनाएँगे, जहाँ पे डेटाबेस रिलेटेड जितना भी काम है, हम उस पर्टिकुलर फाइल में करेंगे। सबसे पहले तो आपको उस जावा क्लास को क्रिएट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे जावा क्लास को क्रिएट कर लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, जावा क्लास में जाना है और यहाँ पे जो भी आप अपने डेटाबेस फाइल का नाम देना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं। जैसे मैं अपने डेटाबेस फाइल का नाम दे रहा हूँ माय डीबी हेल्पर। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, रिलेवेंट देना, जैसे कि आपको आइडिया हो जाए कि ये डेटाबेस की फाइल है। ठीक है, थोड़ी फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसकी बड़ी कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो क्लास है डेटाबेस हेल्पर की जो मैंने बनाई है, अब अगर एंड्रॉइड का डेटाबेस मेरे को एक्सेस करना है या डेटाबेस क्रिएट करना है रन टाइम में ऐप के अंदर, तो यहाँ पे मेरे को मायस्क्ल ओपन हेल्पर क्लास से इसको एक्सटेंड कराना पड़ेगा। क्यों कराना पड़ेगा, उसका रीज़न है, अगर मैं उस क्लास से एक्सटेंड कराऊँगा तो मेरे को 2 मेथड मिलेंगे, ऑन क्रिएट एंड ऑन अपग्रेड। तो मेरा जो एक्चुअल में ऐप का डेटाबेस क्रिएट होगा, उस पर्टिकुलर ऐप का जो इंटरनल पाथ है या इंटरनल डेटाबेस है, वहाँ पे मेरा डेटाबेस अगर मेरे को क्रिएट करना है, तो वो किसके थ्रू होगा, इस पर्टिकुलर ओपन हेल्पर क्लास से। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। आपको सिंपल सा क्या करना है, एक्सटेंड्स एसक्यूएलाइट, देखो एसक्यूएल तक आपको कैपिटल रखना है, देन आईटीई आप नॉर्मल रख सकते हैं एंड यहाँ पे आपको मिलेगा एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर। आपको इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको करोगे, तो ये जो पर्टिकुलर क्लास है वो आपकी इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो रेड लाइन आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि इसमें कुछ 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिनको आपको ओवरराइड करना ही पड़ेगा। और वो 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन से हैं, जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, ऑन क्रिएट एंड ऑन अपग्रेड। ठीक है, तो उन मेथड को यहाँ पे मैं इंप्लीमेंट कर देता हूँ। तो इंप्लीमेंट मेथड में आपको दिख जाएंगे ऑन क्रिएट एंड ऑन अपग्रेड, ओके कर दो। तो दोनों मेथड आपके पास मिल गए। अभी भी रेड लाइन आ रही है, उसका रीजन मैं बताता हूँ। देखो, मायस्क्ल ओपन हेल्पर क्लास को एक्सेस करने के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है, और कॉन्टेक्स्ट कहाँ से मिलेगा, आपको अपनी मेन एक्टिविटी से मिलेगा। और हमने इसको कहाँ कर रखा है, अपनी कोई हेल्पिंग क्लास में इसको बना रखा है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये कह रहा है कि यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, ताकि जब भी आपने क्लास से इसको एक्सेस करो, तो आप क्या करोगे, इसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, और जैसे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि आप इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करें, क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर। तो आपको ये कर देना, ऑल्ट प्लस एंटर करो, और यहाँ पे आपको सबसे पहले जो दिख रहा है एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर, इसको ओके कर देना है। ठीक है? तो यहाँ पे जो एरर थी वो हट गई, यानी कि हमारा जो ओपन हेल्पर क्लास है, यानी कि मेरी जो डीबी हेल्पर क्लास जो मैंने बनाई, माय डीबी हेल्पर क्लास, वो बन चुकी है। अब मेरे को अपना काम करना है इसके ऊपर, यानी कि ऑन क्रिएट के अंदर मेरे को अपने टेबल्स को क्रिएट करना है, ऑन अपग्रेड के अंदर जो भी मेरे को काम करवाना है, अपग्रेड होने पे, डेटाबेस के वर्जन अपग्रेड होने पे, वो सारा काम मेरे को यहाँ करना है। देन इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, जो भी काम मेरे को डेटाबेस से रिलेटेड करना है, वो सारा का सारा काम इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर करना है मेरे को। ठीक है? अब सबसे पहले समझते हैं इस कंस्ट्रक्टर को। देखो, ये कंस्ट्रक्टर आपसे 4 चीज़ें डिमांड कर रहा है। एक तो कॉन्टेक्स्ट, एक हो गया डेटाबेस का नेम, एक हो गया कर्सर फैक्ट्री, और एक हो गया वर्जन। अब सबसे पहले समझते हैं कॉन्टेक्स्ट, मतलब इसको रेफरेंस चाहिए। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो भी इसलिए रहा है क्योंकि जब भी आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करोगे, तो ऑटोमेटिकली इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और वहां से इसको कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। बाकी सारी चीजें जो है वो मैं अभी के लिए यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि ये हम यहीं पे मेंशन करेंगे, ये हम एक्टिविटी क्लास से नहीं मंगाएंगे। ठीक है?
तो वर्जन भी जो है वो मैं यहीं से दूँगा, नेम जो है वो भी मैं यहीं से दूँगा एंड जो कर्सर फैक्ट्री है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि हमने बाकी सारी चीज़ें मैंने हटा दी है, क्यों हटा दी है? क्योंकि मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉन्टेक्स्ट चाहिए, मेन एक्टिविटी क्लास है जब इसका ऑब्जेक्ट कॉल हो, तो मैं वहाँ से कॉन्टेक्स्ट पास करूँ और कॉन्टेक्स्ट इसको यहाँ मिल जाए। बाकी रिक्वायर्ड जितनी भी 3 और चीज़ें हैं, वो मैं यहीं से इसको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस का एक नेम दूँगा और तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे कर्सर फैक्ट्री का, कर्सर फैक्ट्री रिक्वायर्ड होती है फॉर द सब कर्सर। मतलब कर्सर हमको रिक्वायर्ड होता है जब हम सेलेक्ट क्वेरी लगाते हैं। मोस्टली ऐसी क्वेरी जिससे कि डेटा फेच हो, तो वहाँ पे कर्सर का रोल क्या होता है, हमको रो बाय रो डेटा को रीड करने के लिए काम में आता है कर्सर। अगर आपने कोई ऐसी बड़ी क्वेरी लगा रखी है जिसमें आपको सब कर्सर की भी रिक्वायरमेंट है, तब हमें इस कर्सर फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है। अभी के लिए यहाँ पे कर्सर फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन आता है वर्जन, जो कि मैं यहाँ पे अपने डेटाबेस का एक वर्जन होता है। अब डेटाबेस का वर्जन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे आपने डेटाबेस को फर्स्ट टाइम क्रिएट किया, तो उस समय जो आपका वर्जन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आप 1 रख सकते हो, 2 जो भी आपको रखना है, बट बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए ताकि हम वहाँ से स्टार्ट कर सकें। अब वर्जन अपग्रेड कब होगा? तो वो मैं बताता हूँ। जैसे ही कोई डेटाबेस के अंदर चेंजेस आते हैं, चेंजेस कैसे आएँगे, उसकी स्कीमा के अंदर चेंजेस आएँगे। जैसे कि एक नई टेबल क्रिएट हुई या फिर कह सकते हैं कि टेबल का जो स्कीमा है उसको चेंज किया, यानी कि एक नया कॉलम ऐड किया या फिर जो कॉलम है उसका डेटा टाइप चेंज कर दिया। मतलब डेटा चेंज नहीं हुआ है, डेटाबेस को जो स्कीमा है यानी कि स्ट्रक्चर जो है, टेबल चेंज हुई, नया टेबल क्रिएट हुआ या कुछ भी टेबल से रिलेटेड या डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर चेंज होती है, तो हमको अपग्रेड करना पड़ता है हमारे वर्ज़न को, नहीं तो हमको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब डेटा तो आप कोई कितना भी डाल सकते हो, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, फैच कुछ भी कर सकते हो आप, बट आपका वर्ज़न जो है वो अपग्रेड नहीं होगा। डेटाबेस का वर्ज़न तब और तभी अपग्रेड होगा जब या तो टेबल में कुछ चेंज आया हो, और वो किसी हिसाब से भी हो सकता है, यानी कि अगर टेबल के अंदर मैंने कोई कॉलम में भी चेंजेस किया है, कॉलम के डेटा टाइप में भी चेंजेस किया है, या एक कॉलम ऐड किया है, कॉलम को डिलीट किया है, या फिर मैंने नई क्रिएट करी है टेबल को, तब आपका डेटाबेस का जो वर्ज़न है वो अपग्रेड हो जाएगा। तब आपको प्रीवियस वर्ज़न से अपग्रेड करके उसको या तो 1 से 2 करना पड़ेगा, अगर 2 है तो 2 से 3 करना पड़ेगा, अगर 5 है तो 5 से 10 करना पड़ेगा। ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैं वर्ज़न लेने वाला हूँ वो 1 लूँगा। डेटाबेस का नेम आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि थ्रूआउट आपके पूरे ऐप में जभी भी आपको डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होगी, आप एक सिंगल डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स बना के अपना डेटा स्टोर करवा सकते हैं। तो आपको एक से ज़्यादा डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होगी नहीं। ठीक है? तो हमेशा जो हमारा डेटाबेस का नेम है वो एक रहेगा, यानी कि हम उसको स्टैटिक रख सकते हैं। देन कर्सर फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है एंड देन वर्ज़न जो आता है, वो मैं क्या कर दूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट 1 रखूँगा। ठीक है? तो अभी चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक नेम का वेरिएबल जो है वो डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है? दैट मीन्स के देखो, बार-बार मेरे को नेम की अगर ज़रूरत पड़े तो मेरे को बार-बार नेम वो लिखने से अच्छा मैं एक वेरिएबल में उसको असाइन कर देता हूँ, ताकि जब भी मेरे को उसकी रिक्वायरमेंट हो, तो मैं इसको कॉल कर सकूँ। प्लस मैं इसको क्या करूँगा, प्राइवेट वेरिएबल बनाऊँगा, साथ ही साथ मैं इसको स्टैटिक भी बनाऊँगा, ताकि इसको जब भी कॉल अगर मेरे को करना पड़े तो उसका ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत ना पड़े, और फाइनल भी बनाऊँगा, क्योंकि अगर इन केस किसी ने इसको ओवरराइड कर दिया, तो मेरा जो डेटाबेस का नेम है वो चेंज हो जाएगा और देन मैं कभी अपने डेटाबेस को कॉल नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मैं इसको फाइनल करूँगा, ताकि इस पर्टिकुलर वेरिएबल को कोई भी रीअसाइनेशन ना हो, यानी कोई भी वैल्यू वापस से असाइन ना की जा सके इस वेरिएबल को। ठीक है? इसलिए मैंने इसको क्या किया है, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल, एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाना है। देन यहाँ पे मैं दे दूँगा डेटाबेस नेम। ठीक है? तो जो भी आपको अपने डेटाबेस का नाम देना है वो आप दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ देता हूँ। मैं यहाँ पे एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ, एक कॉन्टैक्ट डेटाबेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको डेटाबेस भी समझ में आ जाए। तो हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंडर क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट का डेटाबेस मैनेज करेंगे, यानी कि मैं कॉन्टैक्ट्स ऐड करना, कॉन्टैक्ट्स फेच करना, कॉन्टैक्ट अपडेट करना और कॉन्टैक्ट डिलीट करना। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हम करेंगे, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि डेटाबेस में अगर कॉन्टैक्ट स्टोर करवाना है। अब देखो, कॉन्टैक्ट तो मैंने अपना थीम ले लिया डेटाबेस का, आप कोई भी थीम हो सकती है, जैसे यूज़र की इन्फॉर्मेशन हो गई, देन स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन हो गई, और भी मल्टीपल चीज़ें हैं जो आप डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट स्टोर करवा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने डेटाबेस का नाम लिखूँगा कॉन्टैक्ट डेटाबेस। ठीक है? तो कॉन्टैक्ट्स डीबी। तो ये नाम से मैंने अपना डेटाबेस बनाना है। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ जो नेम लिखा है, मैंने इसकी जगह क्या कर दूँगा, डेटाबेस नेम। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमने स्टैटिक प्राइवेट स्टैटिक जो बनाया था उसका रीज़न भी है। देखो, जब हमारी ये फ़ाइल का ऑब्जेक्ट कॉल होगा, यानी कि जब भी हम इसको यूज़ करेंगे किसी भी क्लास के अंदर, इसका जब भी हमको रेफ़रेंस चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएँगे, यानी कि मायडीबी हेल्पर का न्यू मायडीबी हेल्पर करके मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, तो कॉन्टेक्स्ट पास होगा। तो अगर हम जावा फ़ाइल की बात करें तो सबसे पहला मेथड जो एग्ज़ीक्यूट होता है वो होता है कंस्ट्रक्टर उसका। ठीक है? तो अगर कंस्ट्रक्टर में मेरे को नेम प्लेस करना है, यानी कि सुपर मेथड के अंदर मेरे को यहाँ पे नेम की ज़रूरत पड़ रही है, नेम देना पड़ेगा मेरे को, तो मैं इसको बिना स्टैटिक किए कॉल कर ही नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं स्टैटिक हटा देता हूँ, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि देखो, ये वाला जो वेरिएबल है ये बाद में इनिशियलाइज़ होगा। लेकिन अगर स्टैटिक वेरिएबल करो तो उसको पहले ही मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, तो यहाँ पे वो चीज़ पॉसिबल है। इसीलिए जो डेटाबेस का नेम है उसके आगे हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया है।
ठीक है? देन फाइनल कीवर्ड का इसलिए यूज़ किया है ताकि इसको कभी भी रीअसाइन नहीं कर सके हम, ठीक है? अगर गलती से भी हमने इसको रीअसाइन कर दिया यानी कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल में इसकी जो प्रीवियस वैल्यू थी वो ओवरराइड हो जाएगी। तो वो मैं नहीं चाहता कि ये पर्टिकुलर जो चीज़ है ये कभी भी चेंज हो, ठीक है? अगर चेंज हो गई तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा और जब मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश करूँगा तो मेरा डेटाबेस फाइंड ही नहीं होगा, ठीक है? तो इसलिए मेरे को फाइनल करना ज़रूरी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी इस क्लास के वेरिएबल्स को कोई और एक्सेस करे, इसलिए मैंने इसके आगे प्राइवेट लगाया है। ठीक है? तो अब मैंने यहाँ पे इस डेटाबेस नेम को यहाँ कॉल कर दिया है, कर्सर फैक्ट्री की मेरे को रिक्वायरमेंट है नहीं अभी, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे नल लगा दूँगा। अब आता है वर्ज़न, तो वर्ज़न आप यहाँ से भी दे सकते हैं और अगर उसको वेरिएबल देके भी आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो प्राइवेट, स्टैटिक, फाइनल ये भी सेम चीज़ है क्योंकि ये भी अपडेट नहीं होना चाहिए और ये भी सुपर मेथड के अंदर कॉल हो रहा है कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो इसीलिए मेरे को यहाँ पे इसको भी स्टैटिक लगाना पड़ेगा और मैं क्या कर देता हूँ डेटाबेस वर्ज़न। अब ये जो वेरिएबल्स के नेम है वो मैं कैपिटल लेटर में इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं इनको आइडेंटिफ़ाई कर सकूँ कि ये जो भी कैपिटल लेटर से वर्ड्स दिए मैंने या जो भी कैपिटल लेटर से जो वेरिएबल्स यूज़ आ रहे हैं, वो पर्टिकुलर किस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, वो इस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं कि वो स्टैटिक फाइनल कीवर्ड्स हैं। यानी कि ये जो वेरिएबल्स हैं, ये स्टैटिक है और फाइनल है, ताकि मैं इनको बाकी वेरिएबल से डिफरेंशिएट कर सकूँ। ठीक है? इसे जभी भी आप अपने कोड में करो तो ऐसे आप डिफरेंशिएट कर लेना ताकि आप अपने प्रोजेक्ट में कहीं पे भी वेरिएबल को कॉल करें तो आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि यार ये वेरिएबल जो है ये नॉर्मल वेरिएबल है यानी कि ये सिंपल वेरिएबल है और ये जो वेरिएबल है ये स्टैटिक या फिर मेरा फाइनल कीवर्ड वाला वेरिएबल है जिसमें वैल्यूज मैं रीअसाइन नहीं कर सकता। ठीक है? तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने जो इसका नेम है वो कैपिटल लेटर्स में रख दिया है। ठीक है? तो अब चलते हैं यहाँ पे वर्जन का नेम, तो मैं यहाँ पे वर्जन जो है वो इंटीजर में है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंट देना पड़ेगा यहाँ पे डेटाबेस। ठीक है? तो ये काम मेरा हो गया। यहाँ पे मैंने जो सुपर मेथड था उसमें जो भी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स थे वो मैंने प्लेस कर दिए। अब जभी भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल होगा तो कॉन्टेक्स्ट तो मिल ही जाएगा। साथ ही साथ नेम जो है वो हम हमारे डेटाबेस का रखने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट डीबी और जो हमारा डेटाबेस का वर्ज़न है वो रहने वाला है 1 जो मैंने पहले से ऊपर से मेंशन कर दिया। अगर मैं अपग्रेड करता हूँ या मेरे को कुछ भी चेंजेस करने हैं तो मैं इस वर्ज़न को चेंज करता रहूँगा। ठीक है? अब चलते हैं ऑन क्रिएट मेथड के अंदर। तो एक्चुअल में जो आपका डेटाबेस क्रिएट जब होगा तो ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगा। तो जैसे आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएँगे तो अगर डेटाबेस क्रिएटेड है पहले से, तो उसका रेफरेंस मिल जाएगा। अगर डेटाबेस क्रिएटेड नहीं है, तो आपके लिए वो डेटाबेस क्रिएट होगा एंड देन आपका ऑन क्रिएट मेथड फॉर द फर्स्ट टाइम जैसे ही फर्स्ट टाइम जब आप क्रिएट करेंगे डेटाबेस को, यानी कि जैसे ही आपने ऐप ओपन किया और जैसे ही आपने डीबी हेल्पर को कॉल किया फॉर द फर्स्ट टाइम, डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब जितनी बार भी आप ओपन करेंगे तब वो डेटाबेस क्रिएटेड है। जब तक यूज़र अपनी सेटिंग्स में जाके आपके ऐप को सर्च करेगा एंड अगर क्लियर कैशे, क्लियर डेटा कर देगा, तो आपका डेटाबेस क्लियर हो जाएगा। देन जब वो वापस ओपन करेगा, तब वापस से ही ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगा और डेटाबेस क्रिएट होगा। अनटिल एंड अनलेस जितनी बार भी ऐप ओपन, ऐप क्लोज़ होगी, अब आपका डेटाबेस वापस से क्रिएट नहीं होगा। ये पहली बार क्रिएट हो गया, उसके बाद में सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका रेफ़रेंस मिलेगा और इसके अंदर से हम कोई भी चीज़ें अपडेट, डिलीट कर सकते हैं। तभी तो हम अपडेट, डिलीट कर पाएँगे। अगर डेटाबेस हर बार क्रिएट होता, तो प्रीवियस वाला डेटा मैनेज कैसे होता? तो इसीलिए फर्स्ट टाइम जब आप ऐप को क्रिएट करते हैं और इस पर्टिकुलर डीबी हेल्पर का रेफ़रेंस कॉल करेंगे, तो ऑन क्रिएट मेथड इनिशियलाइज़ होगा और उस समय आपका डेटाबेस क्रिएट होगा। उसके बाद आप जितनी बार भी इस डेटाबेस की क्लास का रेफरेंस कॉल करेंगे तो आपको क्रिएटेड डेटाबेस का रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है? अब आपको ऑन क्रिएट में करना क्या है? तो देखो डेटाबेस तो आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा इस पर्टिकुलर नेम से। अब क्रिएट करने के बाद मेरे को डेटा स्टोर करना है और डेटाबेस के अंदर जैसे कि मैंने प्रीवियस सेक्शन में आपको बताया कि यहाँ पे क्या होंगे टेबल्स होंगे। तो अ डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टेबल्स एंड अ टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स वेयर योर डेटा इज़ स्टोर्ड। मतलब जो डेटा आपका एक्चुअल में स्टोर होगा वो रोज़ एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन यानी कि टेबल में स्टोर होगा। ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि आप अपने डेटा को स्टोर करवा पाएँ। ठीक है? तो मैं क्या करूँगा ऑन क्रिएट के अंदर एक टेबल को क्रिएट करूँगा। अब देखो यहाँ पे आपको एक एसक्यूएल डेटाबेस का रेफरेंस मिल रहा है। तो ये वही डेटाबेस है जो क्रिएट हुआ है। ठीक है? देखो आपको कुछ नहीं करना db.execute एसक्यूएल करना है। तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा exec एसक्यूएल। ठीक है? यहाँ पे आपको अपना जो भी एसक्यूएल की क्वेरी होती है वो आपको यहाँ डालनी है। अब ये जो एग्जीक्यूट एसक्यूएल है ये केवल और केवल आपका काम कब आएगा जब आपको इंसर्ट करना है, क्रिएट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है। जब सिलेक्शन क्वेरी आप यूज़ करेंगे मतलब सेलेक्ट क्वेरी आप लगाएँगे तब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी या कह सकते हैं कि इसको आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये रिटर्न टाइप में एक कर्सर थ्रो नहीं करता। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया जब कर्सर फैक्ट्री के बारे में समझाया तो जभी भी आप कोई क्वेरी ऐसे हिट करते हैं जिससे आपको कोई डेटा रिटर्न होता है, तो उसको रीड करने के लिए आपको कर्सर चाहिए होता है जो आपको रो बाय रो उस पर्टिकुलर डेटा को रीड करवाएगा। कर्सर के थ्रू आप उस पर्टिकुलर डेटा को रीड कर सकते हैं। तो उस केस में आपको कर्सर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो मेथड है ये आपको कर्सर रिटर्न नहीं करता है। उसके लिए हम दूसरे तरीके से सेलेक्ट क्वेरी को लगाएँगे जो मैं आगे आने वाले सेक्शन में जब हम सेलेक्ट क्वेरी करेंगे तब मैं आपको बताऊँगा। तो अभी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा एक्जीक्यूट एसक्यूएल। तो यहाँ पे मेरे को जो टेबल क्रिएट करने का कोड होता है वो लिखना है। अब
जैसे कि आपको पता है कि आपका जो एसक्यूएल है वो केस सेंसिटिव नहीं है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे क्रिएट टेबल, यहाँ पे आ जाएगा टेबल का नेम। अब देखो टेबल का नेम हमको यहीं पे मेंशन नहीं करना है, उससे क्या होगा कि जितनी बार भी मैं टेबल को यूज़ करूँगा, देखो टेबल को तो यूज़ करना ही पड़ेगा ना। जब भी मेरे को इंसर्ट करना होगा तो मैं उसी टेबल का नाम लिखूँगा। जब भी मेरे को अपडेट करना होगा तो मैं उस टेबल का नाम लूँगा। जब मेरे को फेच करना होगा तो मेरे को उस टेबल का नेम की ज़रूरत पड़ेगी। तो हर जगह मेरे को टेबल के नेम की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसका भी एक स्टैटिक वेरिएबल ऊपर बना देते हैं, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग टेबल। देखो आपके डेटाबेस के अंदर आप मल्टीपल टेबल बना सकते हैं, इसलिए मैं इसका वेरिएबल का जो नाम है स्टार्टिंग में टेबल एंड देन जो भी टेबल का नाम आपको देना है, तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट टेबल कॉन्टैक्ट इस नाम से इसका वेरिएबल का नेम दिया है और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा सिंपल सा कॉन्टैक्ट नाम का टेबल बन जाएगी, ठीक है? आप कॉन्टैक्ट्स कर सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप टेबल का, बस ये ध्यान रखना है कि इसी नाम से सेम टेबल क्रिएट नहीं करनी है आपको, ठीक है? जैसे आपने एक बार कर लिया और दूसरी बार भी आप सेम वेरिएबल दे देते हैं, तो प्रीवियस वाली जो टेबल होगी ना वो ओवरराइड हो जाएगी, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर पहले से कोई टेबल क्रिएटेड है, तो अगर आप नई टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो उस नेम से आप टेबल ना क्रिएट करें, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या करेंगे क्रिएट टेबल और ये देखो मैं कॉन्कैटिनेशन कर रहा हूँ क्योंकि जो एसक्यूएल की क्वेरी है उसमें क्रिएट टेबल तो क्या है, स्टैटिक इन द सेंस ये आपको लिखना ही पड़ेगा एंड जो इसके साथ मेरे को कॉन्कैटिनेट करना है वो इस वेरिएबल को करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा टेबल, टेबल कॉन्टैक्ट, ठीक है? अब क्या करना है आपको फिर से ये प्लस लगाना है, तो यहाँ पे आपको ना इनफ स्पेसेस देनी है जैसे कि क्रिएट स्पेस, टेबल स्पेस, आप इनको स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं और कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं क्योंकि एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है। देन उसके बाद में आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। देन अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपको कॉलम्स लेने हैं, उनके नेम आपको यहाँ देने पड़ेंगे। तो मैं इनको भी क्या कर लेता हूँ, देखो ये भी तो क्या होगा, कहीं पे भी मेरे को ज़रूरत पड़ी तो मेरे को बार-बार इनके नेम याद रखने पड़ेंगे, तो इससे अच्छा मैं क्या करूँ, इनके वेरिएबल्स बना देता हूँ। ठीक है? ताकि मेरे को कभी भी रिक्वायरमेंट हो, तो एक तो ये रहे कि उन दोनों में चेंजेस ना हो कि मैंने एक जगह तो दे दिया सीरियल नंबर, दूसरी जगह मैं सीरियल नंबर में कुछ और सीरियल नंबर की जगह कुछ और फेच कर रहा हूँ। ठीक है? तो ये सेम रहने के लिए मैं क्या करता हूँ, इनको वेरिएबल्स में प्लेस कर देता हूँ। तो जितने भी कॉलम्स आप यूज़ करने वाले हैं, उनके क्या करना है आपको वेरिएबल्स बना देना है। ऐसे ही आपको स्टैटिक फाइनल वेरिएबल्स बना देने हैं, ठीक है? तो प्राइवेट तो मैं यहाँ पे इस टेबल के अंदर 3 वैल्यू स्टोर करवाने वाला हूँ, एक तो आईडी, एक नेम और एक नंबर। कॉन्टैक्ट के लिए 3 इम्पोर्टेंट जो मेन चीज़ होती है, वो होती है उसका पर्टिकुलर एक तो यूनिक नंबर, ये जैसे कि आइडेंटिफ़ाई कर सकूँ उनको बाकी कॉन्टैक्ट से, देन उसका नेम एंड नंबर, ठीक है? तो ऐसे ही मैं बाकी तीनों भी ले लेता हूँ। एक हो गया आईडी, एक हम बना लेते हैं नेम, एक हो जाएगा नंबर, या आप इसको नंबर की जगह फ़ोन नंबर कर सकते हैं, ठीक है? तो एक्चुअल में जो आपकी कॉलम जो बनेंगे वो इस नेम से बनेंगे, ठीक है? आईडी, नेम एंड फ़ोन अंडरस्कोर नंबर, ठीक है? आप कॉलम जब भी दें उसमें स्पेस ना दें, कॉलम के नेम में कभी भी स्पेस ना दें, ठीक है? ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अब आपको क्या करना है यहाँ पे सबसे पहले तो जो आप कॉलम सबसे पहला आपको बनाना है वो आपको लिखना पड़ेगा तो की आईडी। की आईडी देने के बाद में आपको फिर से कॉन्कैटिनेशन करना है और यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपको इसके कांस्टेंट्स देने हैं, कांस्टेंट इन द सेंस ये मेरा प्राइमरी की रहने वाला है या नहीं है, नॉट नल आएगा, यूनिक आएगा, जो हमने प्रीवियस सेक्शन में जितने भी कांस्टेंट्स पढ़े हैं वो यहाँ पे आपको देने हैं और उसके साथ-साथ आपको यहाँ पे एक डेटा टाइप भी मेंशन करना है। डेटा टाइप इन द सेंस किस टाइप का डेटा एक्चुअल में इसमें आएगा। तो सबसे पहले तो डेटा टाइप यहाँ पे हम दे देते हैं इंटीजर, देन आ जाएगा यहाँ पे आपका प्राइमरी की। देन आ जाएगा यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट। अगर प्राइमरी की लेते हैं और अगर कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करवाते हैं, तो ऑटोमैटिकली जो नंबरिंग होगी वो ऑटो इंक्रीमेंट से ही होगी। ऑटो इंक्रीमेंट जैसे मैंने पिछले सेक्शन में पढ़ा था, ऑटोमैटिकली एक नंबर से स्टार्ट होगा और एक नंबर ऑटोमैटिकली इंक्रीमेंट होता रहेगा। जैसे मैंने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी 100 तो 101, 102, 103 ऐसे चलता रहेगा। अगर मैंने 1 दिया है तो 1, 2, 3 ऐसे चलता रहेगा, जितने भी रोज़ आप इंसर्ट करते रहोगे। तो ऑटोमैटिकली जो उसमें नंबर है, वो नंबर अपने आप इंसर्ट भी होगा और एक इंक्रीमेंट के साथ इंसर्ट होगा। ठीक है? इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऑटो इंक्रीमेंट किया है। देन हम आ जाते हैं इसी के अंदर प्लस दूसरा जो मेरे को कॉलम बनाना है, साथ ही साथ आप क्या करेंगे यहाँ पे एक कॉमा लगाएँगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो दूसरा कॉलम आप लेने वाले हैं, तो मैं लेने वाला हूँ दूसरा कॉलम नेम, ठीक है? वापस से कॉन्कैटिनेशन किसके साथ में करना है, यहाँ पे वापस आ जाएगा इसका टाइप कैसा रहने वाला है, तो ये स्ट्रिंग है तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट दूँगा और कोई चीज़ मेरे को यहाँ देनी नहीं है। अगर आपको कोई और कांस्टेंट देना है तो वो आप यहाँ दे सकते हैं, जैसे नॉट नल हो गया, ऐसा कुछ भी कोई कांस्टेंट अगर आपको देना है तो वो आप दे सकते हैं। देन हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस फिर से तीसरा जो है हमारा की फ़ोन नंबर, वापस से प्लस, ये भी हमारा टेक्स्ट रहने वाला है क्योंकि ये भी स्ट्रिंग में ही लेंगे हम और फाइनली आपको क्या करना है इस ब्रैकेट को क्लोज़ करना है, ठीक है? तो मैं आपको ऊपर एक बार के लिए लिख के बताता हूँ कि एक्चुअल में ये दिखेगा कैसे जब क्वेरी एग्ज़ीक्यूट होगी। तो क्रिएट टेबल, जो भी टेबल का नेम है तो टेबल का नेम यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉन्टेक्ट्स, फिर ब्रैकेट आ जाएगा और यहाँ पे सबसे पहला आएगा आईडी स्पेस इंटीजर प्राइमरी की ऑटो, फिर आ जाएगा की नेम। दूसरा वाला जो आपका
कॉलम है वो आ जाएगा यहाँ पे, और उसके अंदर सिंपल सा टेक्स्ट, तीसरा जो कॉलम है वो है फ़ोन नंबर, ठीक है? तो ये आपकी क्वेरी बन जाएगी जब ये एग्ज़ीक्यूट होगा, ठीक है? इस तरीके से आपको अपनी टेबल को क्रिएट करना है। जितनी भी टेबल्स आप स्टार्टिंग में क्रिएट करना चाहते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। आप रन टाइम में अगर आपको कोई टेबल क्रिएट करनी है, तो आप रन टाइम में भी इस पर्टिकुलर मेथड को यूज़ करते हुए आप रन टाइम में भी अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रन टाइम में आपको कुछ डेटा को उसी समय स्टोर करवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ई-कॉमर्स ऐप बना रहे हैं जिसमें कार्ट को मैनेज करना है। आप कार्ट तो रन टाइम में अगर यूज़र कार्ट में कुछ चीज़ें डालेगा तभी मैं उनको कार्ट में मैनेज कराऊँगा, नहीं तो मैं कार्ट की टेबल क्यों बना के रखूँ? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रन टाइम में जैसे ही यूज़र पहला आइटम अपने कार्ट में डाले तभी हम कार्ट की टेबल बनाएँगे और उस समय जो भी कार्ट में ऐड होता रहेगा वो उस पर्टिकुलर टेबल में हम इंसर्ट करते रहेंगे। तो जिससे कि हम कार्ट को मैनेज कर सकें। तो अगर रन टाइम में भी आपको कोई टेबल क्रिएट करनी है तो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको इनिशियली आपको लग रहा है कि जैसे ही आपका डेटाबेस सेटअप होता है उसी समय आपको ये टेबल्स तो चाहिए ही चाहिए, तो आप इस पर्टिकुलर ऑन क्रिएट मेथड के अंदर दे सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जो आपका ऑन अपग्रेड मेथड है, यहाँ पे आपको क्या करना है। तो देखो, यहाँ पे आपको वो करना है कि जब भी अपग्रेड हो आपका डेटाबेस, वैसे तो बहुत रेयरली होगा, लेकिन अगर आपको अपग्रेड करना है, ऑन अपग्रेड, अगर आप अपने डेटाबेस में कोई भी चेंजेस करते हैं, तो ऑन अपग्रेड मेथड कॉल होगा और वो क्या करेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये इंटीजर ओल्ड वर्जन और एक न्यू वर्जन। तो जैसे ही हम अपग्रेड करेंगे, अपने डेटाबेस में कोई भी चेंजेस करेंगे, यानी कि डेटाबेस के स्कीमा में चेंजेस करेंगे, तो ये अपडेट होगा और जैसे ही अपग्रेड होगा, तो हमको क्या करना है, हमारे टेबल को ड्रॉप करना पड़ेगा और वापस से टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है? अब वो कैसे करना है आपको? वो ऐसे करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे डेटाबेस मिल रहा है, डेटाबेस डॉट एक्जीक्यूट एसक्यूएल, और यहाँ पे आपको लिखना है ड्रॉप टेबल इफ एक्सिस्ट। ठीक है? अगर टेबल एक्सिस्ट करती है, तो आपको उसको ड्रॉप करना है और किस टेबल को ड्रॉप करना है? जो हमारी टेबल है। तो कौन सी टेबल है? टेबल कॉन्टेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारा डेटाबेस जो है वो अपग्रेड हो रहा है। और साथ ही साथ क्या करना है? ऑन क्रिएट मेथड को कॉल कर देना है। तो ये 2 लाइन जब भी आपका अपग्रेड हो तब आपको क्या करना है? पहले तो अपनी टेबल को ड्रॉप करना है एंड देन ऑन क्रिएट मेथड को कॉल कर देना है। तो इससे वापस डेटाबेस जो है वो, जो भी डेटाबेस के क्रिएट में जो भी टेबल्स वगैरह आपने क्रिएट करी थी वो सारी की सारी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है? अब विथ न्यू स्कीमा, विथ न्यू डेटाबेस स्कीमा। ठीक है? तो ये था डेटाबेस क्रिएशन। इसके बाद में आप डेटाबेस के अंदर जितनी भी क्वेरीज़ लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, और जितनी सारी ये क्वेरीज़ हैं उनको लगाने से पहले हमको डेटाबेस को ओपन करना पड़ेगा, और जैसे ही हम इन क्वेरी को यूज़ कर लेते हैं, इनका जब यूज़ खत्म हो जाता है तब इनको क्लोज़ करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कैसे आपको डेटाबेस को ओपन करना है, डेटाबेस को कैसे क्लोज़ करना है, और उसके बाद हम क्वेरीज़ को इंटीग्रेट करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।